मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल तो अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए इंडिया तक आ गए। गौरव तनेजा ने भी अपना नया ऑयल और घी का बिजनेस लॉन्च करने के लिए 10 करोड़ का फार्म हाउस ले लिया और अलग पांडे सर ने तो YouTube से ही 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। पर इन सभी यूट्यूबर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर में एक ऐसा यूट्यूबर है जिसको अपना बिजनेस लॉन्च करने के 6 महीने में ही बंद करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ नीरज वालिया AKA इजी स्निपेट की क्लोथिंग बिजनेस की, जो उन्होंने इस साल 2 अप्रैल को अपने लाइव पर आकर लॉन्च करी थी। इजी स्निपेट के फिलहाल 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर है, 3.5 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर है और एक बहुत ही लॉयल फैन बेस है। एंड ये सब होने के बावजूद भी और अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेविंग एक बिजनेस पे लगाने के बावजूद भी वो 6 महीने भी अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाए। उनकी इतनी भी सेल नहीं हो पाई कि अपने बिजनेस को 6 महीने तक चला पाए एंड उनको अपना बिजनेस पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। मैंने बहुत हर चीज एक चीज देख देख के बनाई है। तुम जो चीजें नोटिस कर भी नहीं पा रहे ना, वो भी चीजें सोच सोच के बनाई है। फॉर एग्जांपल स्टिचिंग। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े अपने बिजनेस के थ्रू साल के 70 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सोशल मीडिया फॉलोइंग और एक लॉयल फैन बेस के मामले में नीरज वालिया फाइनेंस विद शरण से कई गुना ज्यादा आगे है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि फाइनेंस विद शरण तो अपने बिजनेस के थ्रू साल के करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं एंड इजी स्निपेट या फिर नीरज वालिया को अपना बिजनेस 6 महीने में ही बंद करना पड़ा? इस वीडियो में जानेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मेलावत और इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने खुद के चैनल पर अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी खासी ग्रोथ पा सकते हो। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं डिकोड करने वाला हूँ नीरज वालिया के बिजनेस फेलियर को। मैं बताने वाला हूँ 3 ऐसी बिजनेस मिस्टेक्स जिसकी वजह से वो अपनी ऑडियंस को ढंग से मोनेटाइज नहीं कर पाए एंड अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेविंग इस बिजनेस पर गवा दी। आजकल हर एक क्रिएटर कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक क्रिएटर सक्सेसफुल है तो उसका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि 5-6 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी क्रिएटर्स ऐसी कौन सी बिजनेस मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस पूरी तरीके से एक फेलियर होता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। कुछ टाइम पहले 1% क्लब के फाउंडर और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े ने अपने लिंक्डइन पर ये पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनको अपने स्टाफ में से 15% एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा एंड इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। शरण ने बताया कि उनकी कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $8 मिलियन से भी ज्यादा है। उनका ऑफिस भी काफी फैंसी लोकेशन में है, 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का ऑफिस है उनके पास। और निखिल कामत ने भी, जो कि एक बिलियनर है, उन्होंने उनकी कंपनी में 10 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग की है। In 1 hour, the company was valued from nothing to 100 crore. और उन्होंने ये अपना पूरा 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग को यूज करके बनाया है। उनके फिलहाल यूट्यूब पर 3.4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड उनके इंस्टाग्राम पर 2.7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स। इन टोटल उनके 6 मिलियन से भी ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं जिनको मोनेटाइज करके उन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लास्ट ईयर इंस्टाग्राम पर वायरल हुए इजी स्निपेट AKA नीरज वालिया ने भी अपनी 11 मिलियन की फॉलोइंग को यूज करके एक बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप था। इनफैक्ट अब तो नीरज वालिया अपने बिजनेस क्लोथिंग का जो उनका बिजनेस है उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट उनकी वेबसाइट पर कोई भी मर्चेंडाइज नहीं बेची जा रही। नीरज वालिया यूट्यूब से तो डेफिनेटली आज भी महीने के लाखों रुपए कमा रहे होंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर एक क्रिएटर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर सक्सेसफुल है तो उसका बिजनेस भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। एंड नीरज वालिया के केस में ये बात एकदम सच बैठती है। नीरज वालिया ने अपनी ऑडियंस को एक टॉप नॉच क्लोथिंग देने के लिए अपना ये बिजनेस इजी क्लोथिंग स्टार्ट किया था एंड इनफैक्ट अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेविंग तक लगा दी थी। मेरे पास कोई ऐसा शार्क टैंक का इन्वेस्टर नहीं है ना, तो मेरे पास जितनी सेविंग्स थी मैंने सब इसमें लगा दी। पर उनकी कुछ फंडामेंटल बिजनेस मिस्टेक्स की वजह से उनको ये बिजनेस 6 महीने में ही बंद करना पड़ा। सो हियर आर 3 रीजंस जिसकी वजह से नीरज वालिया का ये जो क्लोथिंग का बिजनेस था पूरी तरीके से एक फेलियर था। नंबर 1 रीजन इज इग्नोरिंग द नीश ऑफ हिज पर्सनल ब्रांड। कोई भी क्रिएटर जब एक ऐसा बिजनेस लॉन्च करता है जिसमें वो अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करता है तो नंबर 1 रूल इज कि उसको ऐसा ही बिजनेस लॉन्च करना चाहिए जो उसकी ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसकी ऑडियंस को एक कुछ प्रॉफिट देगा। बेसिकली एक
नीश बेस्ड प्रोडक्ट ही लॉन्च करना चाहिए उसको अपनी ऑडियंस के लिए। बट नीरज वाले के केस में उन्होंने फर्स्ट रूल को ही फॉलो नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ 4 साल पहले अंकुर वारेकू ने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया था जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था। एंड ये कोर्स उनका काफी ज्यादा इसलिए बिका था क्योंकि पिछले 15 साल से वो एक एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने secondshadi.com एंड nearby.com जैसी स्टार्टअप्स को या कंपनीज को काफी हाई लेवल तक पहुंचाया था। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया क्रेडिबिलिटी थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एंड इसको देखते हुए ही उन्होंने कोर्स लॉन्च किया था जो कि दबा के बिका था। और आज वो ऐसे काफी सारे कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं एंड डेफिनेटली ही इज अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दीज कोर्सेज एंड हिज क्रेडिबिलिटी। एंड ऐसे ही फाइनेंस विद शरण ने एक फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाली कंपनी स्टार्ट करी थी क्योंकि वो पिछले 4-5 साल से फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। तो उनके पास भी क्रेडिबिलिटी थी जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी को 100 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचा पाए। ऐसे ही फ्लाइंग बीस्ट, श्वेताब गैंगवर, टेक बर्नर और इवन फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स लाइक अली अब्दाल, हर कोई अपने कंटेंट और नीश से रिलेटेड ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी एक्सपर्टीज एंड उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसी चीज में है। इनफैक्ट मैंने भी एनालिस्ट क्लब इस चीज को दिमाग में रखते हुए लॉन्च किया था। मैंने वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम किया हुआ है एंड बहुत सारे बिजनेसेस को उनकी बिजनेस प्रॉब्लम में हेल्प किया हुआ है। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड ही पिछले 3 साल से मैं बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ जिसके ऊपर लैक्स ऑफ व्यूज है एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स एंड काफी सारे लोगों की जॉब भी लगी है मेरी वीडियोस को देखकर। तो यही चीज को मैंने दिमाग में रखा एंड इसी चीज को देखते हुए मैंने एनालिस्ट क्लब लॉन्च किया जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी है। इनफैक्ट इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी है एंड इसी वजह से मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस भी मिला। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी आप कंटेंट बनाते हो तो ऐसा ही बिजनेस लॉन्च करो जो आपकी ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो, जो उनको बेनिफिट करे एंड आपकी नीश से रिलेटेड हो। अब नीरज वालिया अपनी कोडिंग स्किल्स और टीचिंग मेथड की वजह से इतने ज्यादा वायरल हुए थे। इनफैक्ट वो एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जहां पर उनको 50 LPA का पैकेज मिल रहा था। बट इन सब चीजों को उन्होंने साइड रखा और एक बहुत ही अनरिलेटेड बिजनेस, क्लोथिंग का बिजनेस लॉन्च किया। तो डेफिनेटली उसका फ्लॉप होना तो बनता ही था। ऐसे में उनको खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना कोई सेंस नहीं बनाता। आई डोंट नो ये उनका खुद का आइडिया था या फिर किसी और ने उनको ये आइडिया दिया था, किसी और के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी। बट जो भी हो, इट डिड नॉट वर्क एट ऑल। इसकी जगह अगर वो एक कोडिंग कोर्स को रिलीज करते या फिर एक पेड कम्युनिटी भी बना देते जहां पर वो खुद गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को, तो डेफिनेटली इस बिजनेस के थ्रू आराम से करोड़ों रुपए कमा पाते। 11 मिलियन की फॉलोइंग है भाई उनके पास, कोई मजाक थोड़ी ना है। एंड वो भी वो सारे लोग जो उनकी कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो उससे रिलेटेड कोई बिजनेस लॉन्च करते तो डेफिनेटली करोड़ों रुपए तो आराम से कमा पाते। इनफैक्ट यार बाकी क्रिएटर्स को भी देख लो, जैसे कि कोड विद हैरी हो गया, लव बब्बर हो गया, निशान चैर हो गया, स्ट्राइवर हो गया। ये सारे यूट्यूबर्स कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं एंड इन सबकी कोडिंग से रिलेटेड ही कोर्सेज हैं एंड ये सारे के सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आराम से। पर नीरज वाले ने अपने बिजनेस लॉन्च करने से पहले अपनी नीश को ध्यान में ही नहीं रखा। उन्होंने एकदम अनरिलेटेड बिजनेस लॉन्च कर दिया जिसकी वजह से 11 मिलियन की फॉलोइंग होते हुए भी उनको अपना बिजनेस 6 महीने के अंदर बंद करना पड़ा। सेकंड पॉइंट इज नॉट सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम। देखो कोई भी बिजनेस ना 2 तरीकों से चलता है। पहला है कि अगर आप अपनी ऑडियंस की कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो एंड दूसरा तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक नया मार्केट बना दो। और नीरज वालिया का ये जो क्लोथिंग वाला बिजनेस था, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। देखो इजी स्निपेट की जो मर्चेंडाइज थी या फिर जो उनका क्लोथिंग बिजनेस था, वो बेसिकली एक प्लेन सॉलिड कलर की टी शर्ट बेच रहे थे जैसे कि ज़ारा, ज़ूडियो, रिलायंस। ऐसे में जो इजी स्निपेट की क्लोथिंग थी वो कोई भी क्लोथिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही थी और कोई भी यूनिक डिजाइन नहीं लेके आ रही थी मार्केट के अंदर। उनकी टी शर्ट्स एक ओल्ड और बोरिंग क्लोथिंग इंडस्ट्री में बस एक और प्रोडक्ट बनकर रह गई एंड कोई भी स्पेशलिटी नहीं थी उनके इस प्रोडक्ट में। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि भाई टेक और फाइनेंस में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट क्लोथिंग और फैशन में भी काफी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि शार्क टैंक इंडिया में पिछले साल एक ब्रांड आया था जिसका नाम था फाडा। ये जो क्लोथिंग ब्रांड था ये बेसिकली स्ट्रीट वेयर आउटफिट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। ऐसे ही फैशन इंडस्ट्री में वुमेन, सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड क्लोथिंग में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनको नीरज वालिया सॉल्व कर सकते थे, बट ही चोज एन इजी पाथ। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी मर्चेंडाइज डिजाइन तक नहीं की। नीरज ने खुद बताया कि उनको क्लोथिंग में तो इंटरेस्ट है बट इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके मर्चेंडाइज को लॉन्च किया था। जिनसे बनवाया ना, मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। जिनसे बनवाया ना वो बहुत ट्रस्टेड है, वो ऑलरेडी किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं
तो वो कहते कि हम आपका भी करा देंगे। पर उनके ब्रांड में पर्सनलाइजेशन के नाम पर कुछ था ही नहीं भाई, एकदम प्लेन टी शर्ट्स वो बेच रहे थे। आई नो आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर नीरज वालिया ने टेक बर्नर, फाइनेंस विद शरण और गौरव तनेजा की तरह अपनी नीश से रिलेटेड बिजनेस क्यों नहीं लॉन्च किया। एंड इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, क्लोथिंग बिजनेस इज द इजीएस्ट टू लॉन्च। इस बिजनेस में आप सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स पर्सन होते हो। मैन्युफैक्चर कोई और करता है, डिजाइन कोई और करता है, पैकेजिंग कोई और करता है। नीरज वालिया का सिर्फ काम था अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस प्रोडक्ट को बेचना, उसकी सेल्स को इंक्रीज करना। और क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी ऑडियंस थी तो नीरज वालिया को लगा कि भाई ये क्लोथिंग, ये टी शर्ट्स बेचना कितना ही मुश्किल काम होगा, मैं अपनी ऑडियंस को ये टी शर्ट्स बेच दूंगा। बट आजकल की ऑडियंस, फिलहाल आज की इंडियन ऑडियंस काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। नीरज वालिया की जो टी शर्ट थी उसमें ना कोई यूनिक डिजाइन था, ना कोई वेराइटी थी, ना कोई मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो अगर उनका ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता तो भाई मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता। इसी के साथ आते हैं उनके थर्ड पॉइंट पर कि उनका ये बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा फेलियर था, एंड वो है उनका हाई प्राइस पॉइंट। देखो ऑलरेडी नीरज वालिया के अगेंस्ट काफी सारी चीजें जारी थी, ऐसे में उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी उन कॉम्पिटिटर से मैच करने की कोशिश किया जो ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा एस्टैब्लिश है। जैसे कि ये जो H&M की व्हाइट टी शर्ट है, इसका प्राइस है 800 रुपए, और ये है नीरज वालिया की व्हाइट टी शर्ट जिसका प्राइस था 1000 रुपए। अब आप खुद बताओ कि भाई आप व्हाइट टी शर्ट H&M की लोगे या फिर 200 रुपए महंगी एक और यूट्यूबर की टी शर्ट। आंसर आपके सामने है, एंड यही रीजन है जिसकी वजह से उनका जो ये प्रोडक्ट था इतनी बुरी तरीके से पिट गया। अगर आपका एक बहुत बड़ा लॉयल फैन बेस है तो ये थोड़ी ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट चिपका दोगे। एंड सपोज आपका एक बहुत लॉयल फैन बेस है, वो एक प्रोडक्ट खरीद भी ले, फर्स्ट टाइम में आपका प्रोडक्ट खरीद भी ले, तो भाई सबसे मेन चीज जो बिजनेस की होती है वो है रिपीटेटिव कस्टमर। कस्टमर को बार बार आपसे खरीदना चाहिए, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो हो सकता है एक स्मॉल परसेंटेज ने उनका ये टी शर्ट खरीद भी लिया हो, बट क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेकार थी, ऊपर से एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश ब्रांड्स को इतना ज्यादा महंगा भी बेच रहे थे, मतलब H&M से भी 200 रुपए महंगा बेच रहे थे, इसकी वजह से उनके रिपीटेड कस्टमर बहुत कम थे। इनफैक्ट इनिशियल कस्टमर भी काफी ज्यादा कम थे, एंड ये कंपनी 6 महीने में ही डूब गई। अब नीरज वालिया ने अपने इस हाई प्राइस पॉइंट को ये कहकर जस्टिफाई किया कि भाई मेरी जो टी शर्ट की क्वालिटी है वो H&M से भी बेटर है, एंड शायद ये बात सच भी हो, बट उनकी जो ऑडियंस है भाई वो 17 से 25 साल की है, वो 1000 रुपए की टी शर्ट नहीं ले सकते। मोस्टली लोग 200 से 300 रुपए की टी शर्ट लेते हैं, एंड अगर कुछ बहुत ही पसंद आ गया तब जाकर वो 800 रुपए की टी शर्ट लेते हैं। बट 1000 रुपए की टी शर्ट जिसको सिर्फ अपना एक क्वालिटी कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं, तो अगर वो क्वालिटी है भी बट आपकी टारगेट ऑडियंस के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इतनी ज्यादा महंगी टी शर्ट ले पाए। खुद ही सोचो यार कि कोई 800 रुपए की H&M की टी शर्ट छोड़कर आखिर नीरज वालिया की 1000 रुपए की टी शर्ट क्यों ही लेगा, एंड वो भी प्लेन व्हाइट टी शर्ट, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो। कोई भी बंदा 1000 रुपए एक व्हाइट टी शर्ट पर क्यों स्पेंड करेगा, वो भी एक यूट्यूबर की जो टी शर्ट है, राइट, जो कुछ यूनिक प्रोवाइड भी नहीं कर रही। और शायद हाई प्राइस पॉइंट जो नीरज वालिया ने सेट किया 1000 रुपए अपनी टी शर्ट के लिए, शायद उनमें उसकी कोई गलती भी ना हो, क्योंकि जब भी एक नई कंपनी नए मार्केट में आती है तो यूजुअली अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस हाई ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो बल्क में तो ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं करती, इतनी तो डिमांड होती नहीं है, जिसकी वजह से काफी लिमिटेड क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से नीरज वालिया की जो टी शर्ट्स थी वो 1000 रुपए की थी। पर कुछ भी हो यार, कुछ भी बैकग्राउंड वर्क हो, मेन तो यही चीज थी कि वो अपनी ऑडियंस को 1000 रुपए की प्लेन व्हाइट टी शर्ट बेच रहे थे। एंड डेफिनेटली इन चीजों की वजह से, ये जो 3 रीजन मैंने आपको दिए, इसकी वजह से डेफिनेटली काफी ज्यादा दिख ही रहा था कि उनका ये जो बिजनेस है वो फेल होने वाला है। इजी स्निपेट की इतनी ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग है और एक बहुत ही लॉयल फैन फॉलोइंग है, इसको यूज करके वो एक अच्छा खासा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे, बट उन्होंने प्लेन व्हाइट टी शर्ट लॉन्च करना सही समझा। उन्होंने एक बहुत ही घिसा पिटा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ना कोई यूनिक डिजाइन था, ना कोई वेराइटी थी, एंड यही रीजन था जिसकी वजह से 6 महीने के अंदर ही उनका बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इससे पहले भी मैंने काफी सारे क्रिएटर बिजनेस के फेलियर्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि बियर बाइसेप वाली, जिसमें मैंने उनके मेडिटेशन ऐप फेलियर के बारे में बताया था, या फिर ये मुंबई के निखिल वाली, जिसमें मैंने उनकी मर्चेंडाइज फेलियर के बारे में बताया था। आप ये वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आता है जिसमें मैं क्रिएटर्स के बिजनेस को डिकोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।